प्रकार की खबरें प्राय सभी अखबारों में छपी। उसी के संदर्भ में मेरा ये निवेदन होगा कि पहले तो मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लंबे समय से लंबित पड़े हुए इस मामले में उन्होंने एक पहल किया है। और पहल में सबसे जो मेरी समझ में आई है आज अखबारों का समाचार पढ़ के, तो ये है कि संविधान में जो प्रावधान किया गया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का या नगर पालिका का या स्थानीय स्वशासन का प्रावधान संविधान में किया गया है, उस प्रावधान का यह एक अपवाद है बड़े शहरों के लिए। जो औद्योगिक शहर की व्यवस्था की जो कल्पना की गई है वह एक अपवाद है, और अपवाद है तो जो हमारी समझ है उसके अनुसार जितनी ये सेवाएं हम लोगों ने जिक्र किया, ये सभी सेवाएं औद्योगिक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी जो लोक निधि या पब्लिक फंड हमारा खर्च होता है नगर पालिकाओं में या नगरीय स्थानीय सुशासन के लिए जो खर्च होता है वह सरकार का खर्च नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने तो अपवाद के स्वरूप उस एरिया को अलग करके औद्योगिक शहर बना दिया है। ये खर्च नहीं होगा। ये स्थानीय स्वशासन नहीं होगा, एक औद्योगिक समूह वहाँ नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। मैंने जमशेदपुर को औद्योगिक शहर घोषित किया जाए तो इसमें कोई बाधा नहीं है, यदि टाटा स्टील सभी प्रकार के खर्चे करता है। और क्योंकि ये खर्चा अब इसमें टाटा स्टील करेगा, इसलिए सरकार कोई खर्चा नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में सांसद निधि विधायक निधि का खर्चा नहीं होगा, लोक निधि है। तो इसका विकल्प क्या होगा? यह खर्चा जितना सांसद विधायक अपनी निधि से करता है वह खर्चा भी टाटा स्टील को ही करना पड़ेगा। अब यहाँ चूँकि कोई नागरिक सुविधाएं सरकार नहीं दे रही, सरकार कोई टैक्स नहीं देगी, और टाटा स्टील भी संविधान के हिसाब से किसी सुविधा के लिए टैक्स नहीं ले सकती है, क्योंकि संविधान के जो वित्तीय प्रावधान है उसके मुताबिक टैक्स केवल सरकार या सरकार की कोई संस्था ही ले सकती है। तो टाटा स्टील भी नागरिक सुविधाओं के लिए कोई टैक्स नहीं ले सकेगी। और बिजली जब टाटा स्टील देगी तो जो हमारा बिजली का नियामक आयोग है उसके द्वारा निर्धारित दर पर देना पड़ेगा। पानी की आपूर्ति भी करेंगे तो उसके लिए भी जो नगर पालिकाओं के द्वारा निर्धारित दर है उसी दर पर देना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की नगर पालिका सेवा के लिए कोई टैक्स नहीं हो सकते हैं। अब एक बात अब चल रही है कि औद्योगिक शहर बनेगा तो बात आ रही है कि इसके उपायुक्त इसके अध्यक्ष हो जाएंगे और फलाना इसके सचिव हो जाएंगे। तो जहाँ सरकार के एक पैसे का लेना देना है, जो सेवा बिल्कुल कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन की सेवा है, उस सेवा में राज्य सरकार के उपायुक्त कैसे अध्यक्ष हो सकते हैं? तो कल कहेगा कि हमारी कंपनी के भी अध्यक्ष हो जाएंगे, उपायुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए इसके उपायुक्त अध्यक्ष नहीं हो सकते, क्योंकि कोई लोक निधि कोई सरकारी धन का व्यय इसमें नहीं है। अब जहाँ तक 46, 86 या 140 बस्तियों का जिक्र है, इन बस्तियों का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें परिवर्तन करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जब इनको 2005 में बाहर किया गया लीज क्षेत्र से, तो टाटा रिमूवल हुआ, तो उस समय कोल्हान के आयुक्त ने अनुमोदन किया था और सरकार ने इसको माना था। इतने क्षेत्र को हम बाहर कर दें तो सरकार के उस निर्णय को पहले तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो सबलीज भी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि
सबलीज का एक मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। जो ये 59 सबलीज दिए गए हैं, सबलीज के मामले में सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने कहा है कि आप रुख स्पष्ट करिए। और ये जो बना रहे हैं बड़े बड़े होटल मॉल जो बन रहा है, हाई कोर्ट का ही कहना है कि अपने रिस्क पर आप बना रहे हैं साहब। सरकार यदि निर्णय ले लेगी कि नहीं हमको नहीं देना है, तो फिर इसको नीलाम करना होगा। नीलामी में फर्स्ट राइट आपका रहेगा, और आपसे ज़्यादा कीमत देकर कोई नीलामी लेता है तो आपका जो पैसा लगा उस पैसे को लौटा देगा, फिर सारी चीज़ें उसकी हो जाएंगी। तो ये मामला है हाई कोर्ट से संबंधित, ये निर्णय है, इसमें सरकार ने अभी तक कोई निर्णय किया नहीं है। ये आसान नहीं है, इसलिए बस्तियों को तो लीज में जाना उनकी मांग नहीं है, उनकी मांग तो उनको मालिकाना चाहिए। तो बस्तियों को लीज देने के बदले मालिकाना चाहिए। लीज पर तो कोई ज़मीन देगा ना, एक आदमी का घर मकान बनेगा, उसका असेसमेंट कराना पड़ेगा साहब। इस मकान की कितनी कीमत है, ज़मीन पर जो घर बना है वो किस प्रकार का है। कोई तो न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी वाला कहावत हो जाएगा। ये जो बातें हो रही हैं इसी स्तर पर उठ रही हैं कि बस्तियों को फिर से लीज में दे दिया जाए और सब लीज दे दिया जाए। तो व्यवहारिक ही है, इतने पेंच हैं इसमें। अब इस पेंच को केवल नगर विकास विभाग नहीं सुलझा सकता है, सुलझाने के लिए सरकार का पूरा महकमा चाहिए। राजस्व विभाग चाहिए, कानून विभाग चाहिए, स्वास्थ्य विभाग चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। जहाँ अलग अलग विभागों से संबंधित हैं। वेलफेयर नागरिक सुविधा में है, कल्याण विभाग चाहिए इसमें, स्वास्थ्य विभाग चाहिए, हॉस्पिटल है, शिक्षा विभाग चाहिए इसमें। ये जब इतनी बड़ी एक समिति बनती है, वो तय करती है, तभी ये कानूनी चीज़ से संभव है। और मेरा ये एक चीज़ कहना है कि जब से ये मामला चला 1970 से 72 से, कि टाटा की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, जिम्मेदारी खत्म हो गई। टाटा स्टील ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया, फिर उसको बाहर वापस कर लिया, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे। उसके बाद बिहार भूमि सुधार अधिनियम में एक संशोधन हुआ, उसकी धारा 7 में 7B और 7E जोड़ा गया, जिसमें सबलीज की बात आई है। आज तक इस संशोधन को संविधान का संरक्षण नहीं, क्योंकि इस संविधान में ये लिखा हुआ है जब भी कोई भूमि सुधार होता है का कानून बनता है किसी भी राज्य में, तो उस पर भारत सरकार में राष्ट्रपति का भी अनुमोदन होता है, और राष्ट्रपति का अनुमोदन हो जाता है तभी माना जाता है कि इसको संविधान का संरक्षण प्राप्त है। सरकार ने टाटा स्टील को बुलाया, क्योंकि जब भी जमशेदपुर औद्योगिक शहर होगा तो ये सारे प्रावधान तो टाटा स्टील को ही पालन करने पड़ेंगे। अब उनकी क्या बात हुई टाटा स्टील से, टाटा स्टील ने क्या कहा, ये तो हम लोगों को पता नहीं है। मगर मुझे इसमें एक आशंका हो रही है कि कल की जो बैठक बुलाई गई थी वो नगर विकास विभाग के सचिव के द्वारा बुलाई गई, क्योंकि नगर पालिकाएँ नगर विकास विभाग के अधीन हैं। परंतु जब बात आती है टाटा लीज एरिया, टाटा लीज के बाहर का एरिया, 86 बस्तियों को लीज में शामिल करना है कि बाहर रखना है, जब ये सब बातों पर विचार होगा तो उसके लिए नगर विकास विभाग के सचिव सक्षम होंगे। ये सारे मामले तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के हैं, तो यदि राजस्व विभाग के सचिव भी उसमें शामिल रहते तो होता ये विषय को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसलिए इस पहल का स्वागत करने के बावजूद मुझे लगता है कि जितनी गंभीरता होनी चाहिए इस विषय में, उतनी गंभीरता लाने के लिए राज्य की सरकार को एक उच्च स्तरीय समिति गठित करनी चाहिए। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में या तो मुख्य सचिव रहें या विकास आयुक्त रहें, और इस समिति में नगर विकास विभाग के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव
कानून विभाग के सचिव, महाधिवक्ता, इतने तो कम से कम रहने चाहिए। यदि सरकार समझती है तो किसी और को भी रख सकती है सरकार की तरफ से। और ऐसी समिति जब इस मामले को देखेगी तभी हम लोग कह सकते हैं कि जमशेदपुर को औद्योगिक शहर बनाने की दिशा में कोई गंभीर और सार्थक पहल हो रही है। कि संविधान के अनुच्छेद 243Q में इस बारे में अंकित है कि जो हमारा बृहत्तर नगरीय क्षेत्र होगा या नगर निगम होगा, उसके अपवाद के स्वरूप उस पर लिखा गया है कि किसी बृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए राज्य में नगर निगम का गठन किया जाएगा, परंतु इस खंड के अधीन कोई नगरपालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके किसी भाग में गठित नहीं की जा सकेगी जिसे राज्यपाल क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र के किसी औद्योगिक स्थापन द्वारा दिए जा रहे या दिए जाने के लिए प्रस्तावित नगरपालिका सेवाओं और ऐसी अन्य बातों को जो वह ठीक समझे ध्यान में रखते हुए लोक अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट करें। यानी मोटा मोटी है कि जो हमारे बड़े शहर हैं उनके लिए नगर निगम होगा राज्य में, मगर किसी ऐसे बड़े शहर में जहाँ कोई औद्योगिक संस्था जन सुविधाएँ दे रही है या जन सुविधाओं को देना चाहती है, तो उसके लिए राज्यपाल महोदय क्षेत्र के आकार के हिसाब से और उनके मन में कुछ और यदि हो तो वह भी उसमें डालकर एक अधिसूचना जारी करेंगे कि शहर को औद्योगिक शहर बना दिया जाए। का समझौता हुआ है राज्य सरकार का नागरिक सुविधाएँ देने के लिए। उसमें शेड्यूल 3 में है सिविक कम्युनिटी की चर्चा है, नागरिक सुविधाएँ किसको कहेंगे। ये दिया है हेल्थ, एक दिया है, इसको आप चाहिए तो हम भिजवा देंगे आपको सब। हेयर, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, क्लिनिक इंक्लूडिंग वेटनरी हॉस्पिटल, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड वेलफेयर सेंटर, कंजर्वेंसी डिपो, सीवेज डिस्पोजल सिस्टम along with installations, open space, water supply system, road, park, garden, lake, playground, stadium, community and social welfare center, dairy, poultry farms, picnic spots, electric substations, transmission lines for power supply, telephone lines, buildings, offices for administration of civic communities, schools including technical institutes and hostels। एक मोटा मोटी जो हमारे टाटा लीज समझौता में जो नागरिक सुविधाओं का जिक्र है जिनका, ये उनका है। वह जो नगरपालिका की सेवा जब हम देंगे तो ये सुविधाएं इससे भी ज़्यादा हो जाएंगी, कई सुविधाएं इससे ज़्यादा हो जाएंगी।